नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लक्ष्य बुक जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी के चैप्टर नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। जीतने के लिए हर इंसान में एक गुण होना ही चाहिए और वह गुण है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि वह क्या चाहता है और उसे क्या पाने की इच्छा है। कहा जाता है आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ज़्यादा ही सक्रिय करते जाएंगे। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी से आपकी ओर बढ़ेगा। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में स्पष्टता से रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन फ़ौरन हकीकत में बदलने लगेगा। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक लाल स्पोर्ट कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लें और आप इसके बारे में ही ज़्यादा सोचने लगें। इसकी मानसिक तस्वीर भी आप देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि लाल स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। लाल स्पोर्ट्स कार की तस्वीर फ़ौरन आपके मानसिक रडार स्क्रीन पर पहुंच जाएगी। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लाल स्पोर्ट्स कार ही दिखेंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ते समय भी कई बार ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप इन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे, शोरूम में भी। आप जहां चलते जाएंगे आपको संसार लाल स्पोर्ट कारों से ही भरा हुआ ही दिखेगा। अगर आपका उद्देश्य मोटरसाइकिल खरीदने का है तो आपको हर जगह मोटरसाइकिल ही दिखेंगी। अगर आप हवाई जहाज़ की सैर करना चाहते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्ट्स, विज्ञापनों और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को भी लक्ष्य भेजते हैं। वह आपके रेटिक्युलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित करता है कि यह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकन्ना कर दे। अगर आपका उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का है तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिनके जरिए आप अपने आप को आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखकों पर भी जाएगी जो इससे संबंधित है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नज़र आएंगी। आपके आसपास के लोग भी पैसे कमाने और निवेश करने से संबंधित बातें करते नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिरे हुए हैं जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकती है। कहा गया है कि ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी जिंदगी जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने में आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपने परिवेश की हर उस चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य एक ऐसा लक्ष्य है जो इस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर वह बुनियादी लक्ष्य होता है जो कई अन्य लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है। आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य में ये 6 गुण अवश्य होने चाहिए। नंबर 1, यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हो। इस लक्ष्य को पाने की आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप खुश हो जाएं। नंबर 2, यह लक्ष्य स्पष्ट और ख़ास तौर पर होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और इतनी स्पष्ट रूप से लिखा जा सके कि कोई भी बच्चा इसे पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे अब तक हासिल कर पाए हैं या नहीं। नंबर 3, यह लक्ष्य नापने योग्य और संख्यात्मक होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ कहने के बजाय यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अमुक तारीख तक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। नंबर 4, यह लक्ष्य विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य कभी इतना ज़्यादा बड़ा या मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करना नामुमकिन लगे। नंबर 5, प्रमुख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने की सफलता की तार्किक संभावना होनी चाहिए। शुरुआत में शायद 50%। अगर आप पहले कभी प्रमुख उद्देश्य तक न पहुंच पाए हो तो ऐसा लक्ष्य तय करें जिससे आपकी सफलता की संभावना 80 से 90% हो। इसे आसान रखें, कम से कम शुरुआत करें। बाद में आप सफलता की इससे कम काफ़ी संभावनाओं के साथ बड़े लक्ष्य तय कर लेंगे।
नंबर 6, आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के साथ सामंजस्य में होना चाहिए। अगर आप एक तरफ अपने करियर में आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपका ज़्यादातर वक्त गोल्फ खेलना में बीतता है तो ये दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते। आपके प्रमुख लक्ष्य आपके छोटे लक्ष्य और जीवन मूल्यों के साथ तालमेल के साथ होने चाहिए। आपका लक्ष्य अपने पैर जमीन पर रखने योग्य होना चाहिए, यानी कि आपका लक्ष्य वास्तविक और संभव दिखने वाला होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मेरे एक सेमिनार में एक महिला मुझसे बोली कि उसने अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लिया है। मैंने पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका ने जवाब दिया, मैं 1 साल में मिलियनेयर बनना चाहती हूँ। जिज्ञासा पूर्वक मैंने पूछा कि वर्तमान में उसकी नेटवर्थ कितनी है। पता चला कि वह कंगाल थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करती है। पता चला कि अक्षमता के कारण उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे हालात में वह 1 साल में $10 लाख कैसे हासिल करेगी। उसने मेरी कही बात दोहरा दी कि आप कोई भी मनचाहा प्रमुख उद्देश्य तय कर सकते हैं, बेशर्ते वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उसे विश्वास था कि उसके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके मौजूद हालात को देखते हुए उसका लक्ष्य इतना अवास्तविक और असंभव दिख रहा है कि वह उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह निराश हो जाएगी। इस तरह का लक्ष्य उसे काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा जो उसे भावी आर्थिक सफलता पाने के लिए करना चाहिए। उसकी प्रेरणा बढ़ने की बजाय कम होती जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो संभव और वास्तविक हो। एक अन्य उदाहरण के तौर पर, एक सेमिनार में एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है। मैंने उसे समझाया कि जब तक कि किसी बेहद शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति न हो तब तक विश्व शांति का खास असर नहीं डाल सकता। यह विराट लक्ष्य उससे ऐसा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने से रोकेगा जिसे हासिल करना संभव है और जिस पर वह हर दिन काम कर सके। यह सुनकर वह चिढ़ गया और बाहर निकल गया। अपनी फंतासी में मेरा प्रोत्साहन न मिलने से उसे बहुत खुशी नहीं हुई। इन दोनों मामलों में लोग लक्ष्य निर्धारण का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे थे जिन्हें हासिल करना संभव ही नहीं था। नतीजा, वे जल्दी ही निराश हो जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लक्ष्य तय करना शुरू करते वक्त यह बड़ा खतरा है और आपको इससे बचना होगा। यह एक अंधी गली है जो उत्साह और रोमांच के बजाय हताश और अप्रेरणा के माहौल में ले जाएगी। लक्ष्य निर्धारित करते समय खुद को तबाह करने से और बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने से बचें। युवा अवस्था में भी मैंने यही गलती की थी। जब मैंने पहले लक्ष्य बनाया तो आमदनी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। मैंने फैसला किया कि मैं मेरी तब तक की सबसे ज़्यादा से भी 10 गुना ज़्यादा आमदनी कमाऊंगा। लेकिन महीनों गुजर गए मगर कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। इसलिए स्पष्ट था कि इससे मुझे प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि मैं इसे पाना चाहता था लेकिन दिल से मुझे पक्का यकीन नहीं था कि यह संभव है और चूँकि इसके संभव होने पर मुझे विश्वास भी नहीं था, इसलिए मेरे अवचेतन मन ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस पर काम नहीं किया। इसलिए खुद को लक्ष्य निर्धारित करते समय तबाह न करें और बहुत बड़ा लक्ष्य न बनाएं। आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य को तय करने के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि आप किस एक चीज़ का सपना देखने की हिम्मत करेंगे, बेशर्ते आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। अगर आपको किसी एक लक्ष्य को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अल्पकालीन, दीर्घकालीन या सफलतापूर्वक हासिल करने की गारंटी दे दी जाए तो वह लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, कैसे? एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं और इस दिशा में कितने लंबे समय तक काम करने की इच्छा रखते हैं। मेरे एक सेमिनार में केमिस्ट्री के एक नामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी भाग लिया जिन्होंने 2 साल पहले 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना यूनिवर्सिटी करियर शुरू किया तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारी योगदान देने का फैसला कर लिया था। यह उनका प्रमुख निश्चित उद्देश्य था। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा समय तक इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अंत में वे सफल हो गए। उन्होंने मुझे बताया, मेरा लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट था। मुझे इस बारे में कभी कोई शंका नहीं
नहीं हुई कि मैं अंत में केमिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीत लूँगा। नोबेल पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक अभ्यास के तौर पर आप एक कागज़ पर अपने 10 लक्ष्यों की सूची बनाइए, जिन्हें आप निकट भविष्य में ही प्राप्त करना चाहते हैं या जिन्हें आप आने वाले महीनों और वर्षों में हासिल करना चाहते हैं। यह सूची वर्तमान काल में ही बनाइए। इसमें से एक उस लक्ष्य को चुन लीजिए जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा और बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। आप चाहे जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के रूप में चुनें, उसे एक कागज़ पर अलग से लिख लें। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दिमाग में आने वाली हर एक चीज़ को लिखें, फिर अपनी सूची की कम से कम एक चीज़ कर दें। इस लक्ष्य को 3x4 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा के लिए अपने साथ रखें तथा नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, शाम, दोपहर हर वक्त सोचते रहें। इसलिए हासिल करने के तरीकों के बारे में लगातार तलाश करते रहें और एक ही सवाल पूछना है कि कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुनने और उस पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय आपकी ज़िंदगी को इतना बदल देगा जितना कोई दूसरा निर्णय नहीं बदल सकता। इसकी बदौलत आप रास्ते की तमाम बाधा और मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चाहे जो भी हो, उसे लिख ले और आज ही उस पर अपना काम करना शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 7, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ खड़ी होती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करने की इच्छा, और यह विश्वास ही उसे पूरा करने में संभव बनाता है। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप देखी हुई चीज़ पर विश्वास नहीं करते, दरअसल आप अपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वास, नज़रिया, पूर्वाग्रह और पहले से तय अवधारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। एक कहावत पूर्ण रूप से सत्य है कि सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो। ज़िंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से होता है। निजी विकास के लिए आपको यह विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे? जाहिर है चाहेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। हार्वर्ड के डॉक्टर विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था, विश्वास वास्तविक तथ्य का निर्माण करता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी पीढ़ी की सबसे क्रांतिकारी खोज यह थी कि इंसान अपने अंदरूनी नज़रिए को बदलकर ही अपनी ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। आपकी सफलता का मास्टर प्रोग्राम आपकी आत्म अवधारणा है। आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं, आपका विचार, आपकी भावना या काम आपकी आत्म अवधारणा से नियंत्रित और निर्धारित होते हैं। आपकी आत्म अवधारणा आपके कार्य प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी करती है। आपकी आत्म अवधारणा आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह एक बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वह आपकी आत्म अवधारणा का ही परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि आपकी आत्म अवधारणा उन सारे विश्वासों, नज़रिए, भावनाओं का महायोग होती है जो आपकी अपने और संसार के बारे में होती हैं। इस वजह से ही आप हमेशा अपनी आत्म अवधारणा के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वह काम सकारात्मक हो या नकारात्मक। भले ही आपकी आत्म अवधारणा आपके या संसार के बारे में गलत विश्वासों पर आधारित हो, लेकिन यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं। फिर आप उन्हीं के अनुरूप ही सोचेंगे और महसूस करेंगे और काम करेंगे। इस तरह अपने बारे में आपके विश्वास काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक होते हैं। उनकी बुनियाद अक्सर तथ्यों पर ही टिकी नहीं होती है, तो वे उस जानकारी का परिणाम होते हैं जिसे आपने ज़िंदगी भर ग्रहण किया है और जिस तरीके से आपने उन्हें प्रोसेस किया है। आपका बचपन, आपके दोस्त, सहयोगी, आपका ध्यान और शिक्षण, आपके अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, और अन्य हजारों चीज़ें आपके विश्वासों को आकार देती हैं। खुद को सीमित करने वाले विश्वास सबसे बुरे होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई सीमा है, चाहे यह सच हो या न हो, तो यह आपके लिए एक सच बन जाएगा। अगर आप इस पर यकीन कर लेंगे तो इस तरह से काम करेंगे जैसे आप में उस क्षेत्र से संबंधित योग्यता और प्रतिभा बहुत ही कम है। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों और अपनी लादी हुई सीमाओं से उभरना ही अक्सर आपके और आपकी पूरी संभावना को साकार करने के बीच सबसे बड़ी बाधा होती है।
अल्बर्ट आइंस्टीन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिया गया था। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का कभी शिक्षित हो ही नहीं सकता। माता पिता ने इस बात से मानने से इनकार कर दिया और अंत में ऐसी व्यवस्था की कि आइंस्टीन को उत्कृष्ट शिक्षा मिली। डॉक्टर अल्बर्ट श्वेटजर को भी स्कूल में यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का अप्रेंटिस बना दे ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम रहे। आइंस्टीन और श्वेटजर दोनों ने ही 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास में अपने कदमों के निशान छोड़े। थॉमस एडिसन को छठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उनके माता पिता से साफ साफ कह दिया कि उसे कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते और बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग में सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुख की बात है कि उनकी वजह से आप वर्षों तक वहीं रुके रहते हैं। ज़्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते हैं, बाद में उसी क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल होती है। यह देखकर दूसरों को हैरानी भी होती है कि उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई थी। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। आपको अचानक एहसास होगा कि उस क्षेत्र के बारे में आपको सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित नहीं है। लेखक लुईस हे के अनुसार जीवन में हमारी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ इस भावना में है कि मैं पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हूँ। डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने कहा है कि पाश्चात्य व्यक्ति की नैसर्गिक विरासतहीनता की भावना ही है, जो बचपन से शुरू हो जाती है और अधिकांश जीवन भर चलती है। अपने नकारात्मक विश्वासों, जिनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, की वजह से ही लोग बिना किसी कारण के ही अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, रचना और योग्यता को सीमित मान लेते हैं। लगभग ये हर मामले में ही झूठ होती है। दरअसल आप में इतनी ज़्यादा क्षमता तो होती है कि आप उसका पूरा इस्तेमाल इस ज़िंदगी में तो नहीं कर सकते कि आपसे भी कोई बेहतर और स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ही स्मार्ट और बेहतर होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर होवर्ड गार्डनर के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, जिनमें से किसी एक में आप जीनियस हो सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ 2 ही प्रकार की बुद्धियों को नापा जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, शाब्दिक और गणितीय। लेकिन अन्य बुद्धियाँ भी होती हैं जिनमें से आप किसी में भी जीनियस बन सकते हैं। जैसा कि एक सिटी स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा था, ईश्वर कभी घटिया सामान नहीं बनाता। हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। इस वक्त आपके भीतर भी कम से कम एक और शायद कई अलग अलग बुद्धियों में आप जीनियस बनने या असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता रखते हैं। आपका काम तो सिर्फ यह पता लगाना है कि वह बुद्धि कौन सी है। अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप सीमित करने वाले इस सारे विश्वासों को छोड़ दें और यह मान लें कि आप असाधारण रूप से सक्षम हैं और गुणी इंसान हैं। आपको महानता के लिए बनाया गया है और सफलता के लिए गढ़ा गया है। आप में ऐसी क्षमता और योग्यता है जिनका आज तक दोहन नहीं हुआ है। इस वक्त भी आप में हर वह लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है जो आपने अब तक अपने लिए तय कर रखी है। आपके विश्वास कभी भी पैदाइशी नहीं होते हैं, विश्वास सीखा जाता है। अच्छी बात यह है कि सभी विश्वास सीखे जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, खासतौर पर तब जब उनसे आपको मदद नहीं मिलती। जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके पास किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता, न अपने बारे में, न धर्म के बारे में, न राजनीति, न दूसरे लोगों और न ही आमतौर की दुनिया के बारे में। आज आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जैसा कि कॉमेडियन जोस विलिंग्स ने लिखा था, इंसान जो जानता है उसे चोट नहीं पहुँचती, चोट तो वह जानने से पहुँचती है और उसके लिए सच नहीं है। आप अपने बारे में जिन चीज़ों को सच मानते हैं उनमें से कई तो सच हैं ही नहीं और लगभग हमेशा सीमित कर देते हैं। अपनी प्रचुर संभावना का ताला खोलने का शुरुआती बिंदु अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और खुद से पूछना, क्या हो अगर ये जरा सा भी सच न हो। हो सकता है कि आप में किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित असाधारण योग्यता हो जिसके बारे में आप खुद को खास अच्छा नहीं मानते, जैसे विक्रय, उद्यमी, लोक संभाषण या धन अर्जन। आप खुद के बारे में अलग नज़रिए से सोचें। दुनिया भर में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीमित करने वाले विश्वासों के बारे में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन इसका पता चलने के बाद उन्होंने अपने बारे में पूरा नज़रिया ही बदल दिया। वे जिंदगी के प्रमुख क्षेत्रों में खुद को पहले से ज़्यादा समर्थ, सक्षम और योग्य मानने लगे। उनकी ज़िंदगी फ़ौरन बदल गई और परिणाम से भी उनकी आमदनी दोगुनी तिगुनी हो गई।
कई तो मिलियनेयर भी बन गए। वे निचले स्तर से कंपनी के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए। वे अपनी सेल्स टीम के साथ सबसे बुरे सेल्समैन में सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाले सेल्समैन बन गए। अपने और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में विश्वास बदलने के बाद उन्होंने नई योग्यता सीखी, नई चुनौतियाँ ली। उन्होंने ज़्यादा बड़े लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल किया। अपने विश्वासों पर सवाल करने और अपनी सीमाएं न मानकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी और करियर की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ली और अपने सपनों को साकार किया। और अनगिनत लोग कर चुके हैं और आप भी कर सकती हैं। आप कल्पना करें कि आपके पास एक विश्वास की दुकान है, जिस तरह से किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर की तरह ही, जहां जाकर आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विश्वास चुन सकते हैं तो विश्वास कौन सा होगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी? मेरी सलाह तो है कि आप यह विश्वास चुनें कि मुझे मेरी ज़िंदगी में महान सफलता मिलना तय है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको महान सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे जैसे ज़िंदगी में आपके साथ होने वाली हर घटना आपको सफलता बनाने की विराट योजना का हिस्सा है। और हर क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर लोगों का विश्वास यही होता है। आप हमेशा अच्छाई की तलाश करें, क्योंकि सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। वे जानते हैं कि यह हमेशा ही मौजूद रहेगी, चाहे उन्हें कितने ही झटके लगे, कैसे भी विपत्तियां आए। वे हमेशा साथ होने वाली हर घटना से कोई ना कोई अच्छाई निकाल ही लेते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हर विपत्ति उस महान योजना का हिस्सा है। अगर आपके विश्वास सकारात्मक हैं तो आप हर मुश्किल में मूल्यवान सबक सीख लेंगे। आपको यकीन होगा कि ऐसे कई सबक जो आपको सफलता हासिल करने और उसे कामयाब रखने की राह सीखने होंगे। इसलिए आप हर समस्या को सीखने का अनुभव मानते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर मुश्किल या विपत्ति के भीतर उसके बराबर या उससे ज़्यादा बड़े लाभ का बीज होता है। ऐसे नज़रिए के साथ आप अपने साथ होने वाली हर चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य हासिल करने की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर काम करने की भावना को जगाना होगा। काम करने की भावना जगाने का नुस्खा है काम करके भावना को जगाना। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में शायद आपको महान सफलता हासिल न हो जैसा आप चाहते हैं। आपके पास वह आत्मविश्वास भी नहीं होगा जो आपको सफल उपलब्धियों के पुराने रिकॉर्ड से मिलेगा। आपको अक्सर अपनी योग्यताओं पर शंका भी होगी, असफलता का डर भी लगेगा। आपको लगेगा कि आप पर्याप्त रूप से उस तरह से काम नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सिद्धांत पर काम करते हैं जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसमें सभी मन चाहे गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आपके काम ही आपके साथ पैदा होने वाली भावनाओं को जगा देंगे। दरअसल उल्टाव के नियम के अनुसार काम करके ही आप अपनी मनचाही भावना को जगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको उच्च स्तर के व्यक्तियों के जैसे कपड़े पहनने होंगे, खुद को उस स्तर पर बनाए रखना होगा, अपने काम की आदतें भी वैसे ही बनानी होंगी। अपने क्षेत्र में सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना होगा। संभव हो तो आप उनसे सलाह लेकर तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए क्या करें यह भी जानना होगा। वे आपको जो सलाह देंगे उस पर फौरन रूप से अमल करते जाएं। जब आप उच्च स्तर के लोगों की तरह चलना, बोलना, कपड़े पहनना और व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो आप भी जल्दी ही उन लोगों जैसा महसूस करने लगेंगे। आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि उच्च स्तर के व्यक्ति करते हैं। आप उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से वे व्यक्ति करते हैं और कुछ समय बाद आपको परिणाम मिलेंगे कि आप खुद ही एक उच्च स्तर के व्यक्ति बन जाएंगे। यह कहना बहुत ही घिसा-पिटा लगता है कि किसी चीज़ की नकल करते रहो जब तक कि आपको उसकी आदत न लग जाए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है। उदाहरण के तौर पर एक सेल्समैन के रहस्य की कहानी सुनते हैं। मेरा एक मित्र बड़ा ही सफल सेल्स मैनेजर है। वह सावधानी से इंटरव्यू लेता है और एक नया सेल्समैन चुनता है, उसे कैडलिक लीडरशिप में ले जाता है और इस बात पर जोर देता है कि वह अपनी पुरानी कार को बदले और एक नई कैडलिक खरीद ले। सेल्स मैनेजर आमतौर पर इस पर विचार का विरोध भी करता है। वह कैडलिक की उच्च कीमत और भारी भरकम मासिक किस्त देखकर घबरा जाता है, लेकिन सेल्स मैनेजर पूरा जोर देता है कि वह कैडलिक ही खरीदे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? जब सेल्स मैनेजर घर जाता होगा तो उसकी पत्नी उसकी खरीदी हुई कैडलिक देखती है तो हार्ट अटैक होते होते बचता है। पत्नी को खुश करने के लिए वह नई कार में घुमाने ले जाता है। पड़ोसी उसे नई कैडलिक में घूमते देखते हैं और रास्ते में उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं। वह अपनी नई कैडलिक अपने घर के सामने खड़ी करता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे अनजाने में ही अवचेतन स्तर पर उसका खुद के प्रति और अपनी आमदनी की क्षमता के प्रति नज़रिया बदलने लगता है। कुछ ही दिनों में वह खुद को नई कैडलिक के मालिक के रूप में देखता है। वह खुद अपने क्षेत्र में काफ़ी पैसा कमाने वाले के रूप में देखता है। वह खुद को अपने उद्योग के शीर्ष लोगों में से एक को मानने लगता है।
और हर बार लगभग बिना चुके इस संगठन के सेल्स पीपल सेल्स सुपरस्टार बनते हैं। उनका सेल्स प्रदर्शन को लाची भरता है और वे इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं जितना उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं कमाया। जल्द ही वे अपनी नई कैटलिक की मासिक किस्तों की चिंता खत्म कर देते हैं क्योंकि उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप ज़िंदगी में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में आपका प्रमुख काम अपने भीतर उस चीज़ का मानसिक समतुल्य बनाना है जिसे आप बाहरी दुनिया में पाना चाहते हैं। आपको अपने भीतर ऐसे विश्वास को केंद्रित करना है जो उस बड़ी सफलता के अनुरूप हो जो आपको बाहरी संसार में पाना है। आप यह काम कैसे करेंगे? खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देकर, उन्हें अस्वीकार करके और इस तरह से काम करें कि जैसे कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यताएं बढ़ाएं और नए विश्वासों को विकसित करें। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिसे आप किसी भी चुनौती या आवश्यकता से निपटने में खुद को सक्षम मानने लगते हैं। आप हर उस क्षेत्र में ज़्यादा बड़े और रोमांचक लक्ष्य बनाएं, नए सकारात्मक विश्वासों के विकास की गति को बढ़ा देंगे। अंत में आप लगातार इस तरह से काम करते हैं जैसे आप उसी वक्त वैसे ही बन चुके हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। आपका लक्ष्य अपने द्वारा कही गई हर चीज़ में मानसिक समतुल्य बनाकर सफलता के लिए अपने अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करना है। आप अपने अंदर नए विश्वासों को उत्पन्न करें और उनके अनुसार काम करके उन्हें विकसित करें। आप इस तरह से काम कर दें जैसे कि आपको यकीन हो कि आप में वे सभी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। आप हर किसी के साथ सकारात्मक, आशावादी और सुखी व्यक्ति के जैसा व्यवहार करें। आप इस तरह से काम करें कि जैसे आपको कभी असफल हो ही नहीं सकते। आप इस तरह से करें कि जैसे आपको सफलता की गारंटी मिल चुकी है, आप सिर्फ उसके बारे में ही जानते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आप अपने हर काम और बात से अपने चरित्र और व्यक्तित्व का लगातार विकास कर रहे हैं और उसे नियंत्रित कर रहे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, इसलिए आपको वही करना है जो आपके मनचाही आदर्श और दीर्घवादी भावी परिकल्पना के साथ सामंजस्य में हो। आपको उन गुणों और व्यवहारों के बारे में ही सोचना और बोलना है जो आपको अपने आदर्श स्वरूप की ओर बढ़ाए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर ले जाए। आज ही खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देने और अस्वीकार करने का निर्णय कर ले जिन्होंने आपको हमेशा पीछे रोक कर रखा है। आप हमेशा अपने शब्दों और कामों में तालमेल बनाकर रखें। आपके विश्वास हमेशा आपके शब्दों और कामों से प्रकट होते हैं। यह सुनिश्चित कर ले कि आप आगे जो भी कहें या करें वह आपके वांछित विश्वासों के अनुसार हो, उस मन चाहे व्यक्तित्व के भी जिसे आप पाना चाहते हैं। वक्त के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों की जगह जीवन बढ़ाने वाले विश्वासों रखने लगेंगे। समय के साथ आप सफलता की प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे। जब यह होगा तो आपके बाहरी जीवन पर इतना ज़बरदस्त कायाकल्प होगा कि आपके आसपास के लोग और आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। चैप्टर नंबर 8, शुरुआत से शुरू करें। आज आप जिस स्थान पर हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों पर पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच में एक खाई है और आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उस पर पुल का निर्माण करना है। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मंजिल चुननी होगी, फिर उसका नक्शा लेकर उस तक पहुंचने का अच्छा तरीका खोजना होगा। फिर एक दिन सफ़र शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप किस स्थान पर हैं और शाम तक आपको किस स्थान पर पहुंचना है। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की है। एक बार जब आप अपने जीवन मूल्यों, भविष्य दृष्टि, मिशन, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपका अगला कदम है अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज आप ठीक कहाँ हैं और कैसा कर रहे हैं, खास तौर पर आपके लक्ष्यों के संदर्भ में। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपका पहला कदम होगा अपना वज़न तोलना। उसके बाद आप लगातार उस वज़न को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कहाँ तक तरक्की कर रहे हैं। अगर आपने व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आपको कितना व्यायाम करना है। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितना उत्साहपूर्ण आप किस तरह व्यायाम कर रहे हैं। आपके जवाब जो भी होंगे, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक हो। फिर इस जवाब को शुरुआती बिंदु बनाकर इसके आधार पर भविष्य की व्यायाम योजना बनाएं। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? यह ठीक तय करना आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं, आपने पिछले साल या उसके पिछले साल कितना कमाया था, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं। सबसे अच्छा पैमाना यह है कि आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं।
आप प्रति हर घंटे की आमदनी इस तरह से निकाल सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी को 2000 से विभाजित कर ले, क्योंकि आप हर साल लगभग 2000 घंटे ही काम करते हैं। इससे भी बेहतर होगा कि आप अपनी मासिक आमदनी में 172 का भाग दे दें, क्योंकि हर महीने आप औसतन इतने घंटे ही काम करते हैं। आप अपने घंटे की साप्ताहिक दर निकालिए और इसकी तुलना पिछले हफ्ते से करके देखिए, और फिर अपनी वर्तमान आमदनी बढ़ाने के लिए हर घंटे का मूल्य बढ़ाने का संकल्प करें। आप समय का प्रबंध और आर्थिक कदमों को चुस्ती और फुर्ती से रखिए, जिससे प्रदर्शन बेहतर तरीके से होगा। आमदनी या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित आपकी गणनाएं जितने ज़्यादा सटीक होंगी, आप उस क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से और तेज़ी से सुधार कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मासिक और सालाना तनख्वाह के बारे में ही सोचते हैं, इसे बढ़ाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सफल लोग हर प्रति घंटे की आमदनी दर के बारे में सोचते हैं, जिससे हर मिनट के प्रदर्शन से सुधार संभव हो सकता है। अगर आप दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं तो आपका पहला कदम सटीकता से यह तय करना होगा कि आर्थिक संदर्भ में आज आपकी नेट वर्थ कितनी है। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में मिलियनेयर बनना है तो आपको सटीक गणना करनी चाहिए कि आपके पास आज की तारीख में कितनी दौलत है। ज़्यादातर लोग इस गणना में बेईमानी करते हैं। आपकी सच्ची नेटवर्थ वह धनराशि होती है जो संपत्ति में से कर्ज घटाने पर बचती है। इसका मतलब है अगर आप अपने स्वामित्व की हर चीज़ बाजार भाव पर बेच दे, फिर अपने सारे कर्ज चुका दे, तो आपके पास कितनी दौलत बचेगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं बनाएं तथा अपने जीवन के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करें। जिंदगी में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के तौर पर मेरा एक अच्छा दोस्त है जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में गोल्फ खिलाड़ी था। कुंवारेपन में वह हर हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलता था। उसकी पूरी ज़िंदगी गोल्फ पर केंद्रित थी, यहाँ तक कि वह जाड़े में दक्षिणी इलाकों में पहुँच जाता था जहाँ गोल्फ कोर्सों पर बर्फ़ नहीं जमती थी। बाद में उसने एक बिजनेस शुरू किया, शादी की और उसके बच्चे हुए, लेकिन वह अब भी हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलने के शिकंजे में फंसा था। अंत में गोल्फ में बहुत ज़्यादा समय बिताने लगा, जिससे उसका बिजनेस, वैवाहिक जीवन और बच्चों के साथ उसके संबंध प्रभावित होने लगे। जब तनाव बहुत बढ़ गया तो उसने अपनी गतिविधियों के बारे में सोचा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर उसे गोल्फ को बहुत कम करना होगा अगर वह जिंदगी के अन्य लक्ष्य हासिल करना चाहता है जो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। गोल्फ के समय में उसने कटौती करके अपने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही जिंदगी का संतुलन वापस पा लिया। यह सिद्धांत आप पर किस तरह लागू होता है? किन समय साध्य गतिविधियों को में आप कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं? जीवन में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उनमें 70% समय के साथ गलत साबित हो जाते हैं। शायद पुरानी परिस्थितियों में आपका निर्णय सही रहा हो, लेकिन हो सकता है अब स्थिति बदल गई हो, इसलिए दोबारा से इसे शून्य से शुरू करने का समय आ गया हो। इसलिए ज़रूरी है कि समय के साथ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आप अपनी योग्यताओं और कुशलताओं के स्तर को तय कीजिए। अपनी योग्यताओं की सूची बनाइए। सबसे पहले जो काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं उनको पहचानिए। ये वे काम हैं जिन्हें आपको अपनी नौकरी में उत्कृष्ट तरीके से पूरा करना ही है, पूरी तरह से। हर नौकरी में शायद ही कभी 5-7 से ज़्यादा प्रमुख परिणाम क्षेत्र होंगे। ये काम बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें से हर एक में उत्कृष्ट होना ही चाहिए ताकि आप वह नौकरी अच्छी तरह से कर पाए जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। आपको उनमें से हर एक में माहिर होना चाहिए अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना कि आप कमाने में सक्षम हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण खोज है कि आपकी सबसे कमज़ोर प्रमुख योग्यता ही उस ऊंचाई को तय करती है जिस पर आप अपनी बाकी सभी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपकी आमदनी तय करती है। हो सकता है कि आप उस कमज़ोर प्रमुख योग्यता के सिवाय बाकी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो, लेकिन वह योग्यता आपको हमेशा पीछे की तरफ ही रोक कर रखेगी। आप अपने सबसे कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान कीजिए। एक बार जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे तो आप अपने सबसे कमज़ोर क्षेत्र कौन से हैं इसके बारे में पता कर लेंगे। वह कौन से काम है जिसे आप सबसे ख़राब तरीके से करते हैं, जिससे अन्य योग्यताओं का इस्तेमाल करने में बाधाएं आती हैं। कौन से काम हैं जो दूसरे लोग आपसे बेहतर करते हैं, जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। चाहे वे जो भी हों, आपको सटीकता और ईमानदारी से उन्हें पहचानना होगा और फिर उन्हें हर क्षेत्र में बेहतर करने की योजनाएं बनानी होगी। इसके बाद आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोबारा से शुरू करने की कल्पना करें। किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते समय आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप कभी भी अपना करियर दोबारा से शुरू कर सकते हैं।
आप कभी भी अतीत के किसी खास निर्णय द्वारा खुद को ताले में बंद या जाल में फंसे न रहने दें। भविष्य में ही केंद्रित रहें। आज कई लोग अपनी शिक्षा, बिजनेस, उद्योग और वर्षों के अनुभव वाले क्षेत्रों को छोड़कर बिल्कुल नई और अलग चीज़ शुरू कर सकते हैं या कर लेते हैं। वे ईमानदारी से यह पहचान लेते हैं कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वह पर उनका भविष्य सीमित है, इसलिए वे किसी ऐसी चीज़ का संकल्प करते हैं जहां पर बहुत अधिक संभावनाएं हो और बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपना और अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मूल्यांकन करते समय आपको तथ्यों का सामना करना चाहिए, चाहे वे जैसे भी हों। कल्पना करें कि आपकी नौकरी और उद्योग रातों रात गायब हो चुके हैं। कल्पना करें कि आपको करियर के संबंध में बिल्कुल नया चुनाव करना है। अगर अपनी योग्यता और कुशलताओं के अनूठे समन्वय के साथ आज आप दोबारा शुरुआत करें तो आप अपने वर्तमान काम से अलग क्या काम करने का चुनाव करेंगे। आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति आपकी आमदनी की योग्यता है। आमदनी की योग्यता का मतलब होता है आपकी योग्यता और कुशलताओं को बाजार में बेचने की योग्यता। आपकी आमदनी की योग्यता आपके लिए बहुत कीमती है। यह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर आप इसमें लगातार निवेश करते रहेंगे और इसे निखारते रहेंगे तो आपकी आमदनी की योग्यताएं बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप इसे गौण मान लेंगे या कम तरीके से लेंगे तो अतीत के कामों के आधार पर घमंड करने लगेंगे तो यह घटती जाएगी। आप खुद को संसाधनों का भंडार मान लें। बहुत सी चीज़ें करने में सक्षम होते हैं। आपके पास बहुत सारी योग्यताएं, कुशलताएं, ज्ञान, गुण, शिक्षा और अनुभव होते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं और नौकरियां हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आप कभी भी खुद को किसी खास कार्य योजना के ताले के अंदर बंद न रखें। अगर आप अपने करियर और वर्तमान दशा से खुश नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से दोबारा से इसे शुरुआत करने की कल्पना करें। जब भी आप अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की गहराइयों में जाकर देखना है कि आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपकी मदद कर रही हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें। आपके चरित्र और व्यक्तित्व के सबसे अच्छे गुण कौन से हैं। आपकी ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपको पीछे रोके हुए हैं। आपके सबसे कमज़ोर गुण कौन से हैं और आपको कौन सी नई आदतें और गुणों को विकसित करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी अधिकतम क्षमता को उजागर कर सकें और अपने आगे की योजना को बना सकें। जिम कॉलिंग्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक गुड टू ग्रेट में कहा है कि अगर आप उन बाधाओं को पहचानकर और दूर करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो आपको अपने मन में अपने और अपने बिजनेस के बारे में निर्मम सवाल पूछने की इच्छा होनी चाहिए। पूरे उत्साह से अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आपको कौन से निर्मम सवाल पूछने चाहिए। जब भी मैं किसी कंपनी के लिए रणनीतिक योजना बनाता हूं तो हम 4 सवालों को अपने सत्र में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह पूछते हैं कि हम इस वक्त कहां पर हैं। हम अपनी कंपनी के पूरे आंकड़े और जानकारी को इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे शुरुआती बिंदु की एकदम से साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाए। दूसरा सवाल हम पूछते हैं कि हमें भविष्य में आदर्श रूप में कहाँ जाना चाहिए। हम भावी दिशाबद्धता का आदर्शीकरण और अभ्यास करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम कंपनी को जैसा चाहेंगे वैसा बना सकेंगे। तीसरा सवाल हम पूछते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। हमने ऐसे कौन से सही काम किए, हम कौन से काम अलग करेंगे, अब तक हमारी सबसे बड़ी सफलताएं कौन सी हैं, हम किन चीज़ों में असफल हुए हैं और किस कारण से। चौथा सवाल हम पूछते हैं कि वह हमेशा यही होता है, हम अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए इस वक्त क्या कर रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। हमें कौन से काम शुरू करने चाहिए जिसे हम आज नहीं कर रहे हैं और हमें कौन से काम पूरी तरीके से छोड़ देने चाहिए। अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपने 3 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो अपनी रणनीतिक योजना ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। अगर योजना बनाने से पहले हम ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं या हम वहाँ कैसे पहुँचे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक पुरानी कहावत है, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम। डॉक्टर की भाषा में आधा उपचार। अपने लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू करने से पहले अपनी स्थिति के हर पहलू का ईमानदारी से मूल्यांकन करने से आपका महीने यहाँ तक कि वर्षों का समय बचेगा। कई मामले में तो आपको मजबूर कर देगा कि आप श्रेष्ठ विश्लेषण और ज्ञान से रोशनी से अपने लक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन करें। इससे आप अपने लक्ष्य को तेज़ी से हासिल होने लगेंगे और आपका काम शुरू से शुरू कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और हिंदी ऑडियो बुक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।